In the morning we discussed about black body radiations and रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे, उसके ड्रॉबैक्स के बारे में पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में. एंड देन वी डिस्कस अबाउट द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस. ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट हीट एब्जॉर्बर और ऑन हीटिंग आल्सो इट इज अ परफेक्ट हीट एमिटर. तो हीट का जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है कैसे होता है उसी के बारे में डिस्कशन करते हैं इन द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग अभी का है ये है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. इट इज इसके जो पोस्टुलेट्स होते हैं दे आर बेस्ड ऑन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस. ब्लैक बॉडी रेडिएशंस. ओके, सो इन द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इसके पोस्टुलेट क्या है. थ्योरी में दो ही मेन पोस्टुलेट्स हैं, उसको लिखेंगे आप लोग. पहला पोस्टुलेट क्या है? पहला पोस्टुलेट है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस is directly proportional to frequency. Directly proportional to frequency of radiations. मतलब इसमें अगर हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ रेडिएशंस इज E, then it is directly proportional to frequency of radiations nu. So we'll take a nu for frequency. If we remove the sign of proportionality, we can put the value here h as constant. तो E is equal to h nu. h को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट. एनर्जी इक्वल टू h nu और hc by lambda also, बिकॉज हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी कितना होगा रेडिएशंस के लिए c by lambda. c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ और hc इनटू वेव नंबर. ये है पहला पॉइंट कि अगर हमें एनर्जी निकालना है किसी फोटोन का या किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, उसके लिए ये रिलेशन काम आती है. इसमें रिलेशन में क्या क्या टर्म्स हैं? न्यू आपका फ्रीक्वेंसी हुआ, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस. सी आपका है वेलोसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी. क्या होता है? इट इज सी बाई लैम्डा. तो यहाँ पे सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट. आपको इसका वैल्यू पता ही है कितना होता है, इसको याद रखेंगे. 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड इज वेलोसिटी ऑफ लाइट. और यहाँ पे लैम्डा होता है वेव फोटॉन्स का वेवलेंथ. वेवलेंथ टू बी टेकन इन मीटर्स. इन द फॉर्मूला टेक वेवलेंथ इन मीटर्स. और यहाँ पे टर्म है वेव नंबर. इसको कहते हैं 1 by लैम्डा. दिस इज कॉल्ड वेव नंबर. Wave number. So you can say clearly the meaning of formula. यहाँ पर आपका वेव नंबर होता है. देखो यहाँ पे जो रिलेशन लिखा है 1 by लैम्डा कितना लिखा? वेव नंबर. तो h इंटू सी इंटू वेव नंबर ऑल्सो विद द एनर्जी ऑफ रेडिएशंस. अब रह गया आपका यहाँ पे h को हम क्या बोलते हैं? h इज कॉल्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट. h इज कॉल्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट. इसका वैल्यू कितना होता है h प्लैंक्स कांस्टेंट का? 6.626 into 10 to power minus 34 जूल सेकेंड. और 6.626 into 10 to power minus 27 अर्ग सेकेंड. इफ यू टेक एनर्जी इन अर्ग्स, ठीक है, ये हमारा h का वैल्यू होता है. इसको ध्यान रखिएगा. फॉर डूइंग क्वेश्चंस यू कैन टेक आल्सो h वैल्यू 6.6, बट बेटर है पूरा लिखने से. आसन समथिंग निश्चित थोड़ा जोर से बोलो.
त्रिशित सर जो पहले वाले में जूल सेकंड में है वो -34 है, हाँ हाँ -34, पहले -34 सेकंड में -27 पावर है। गॉट इट? यस सर। तो ये हमारा हुआ पहला रिलेशन कि एनर्जी ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस, उसको हम लिंक करते हैं फ्रीक्वेंसी से कि एनर्जी ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस। फ्रीक्वेंसी कितना होता है c/λ, सो कैन राइट द रिलेशन h/λ, और यहाँ पे है 1/λ होता है वेव नंबर, सो कैन राइट हियर एनर्जी आल्सो टू hc इनटू वेव नंबर। ये हुआ पहला रिलेशन। बंद कर दो। हाँ जी, अर्ब यूनिट ऑफ एनर्जी इन सीजीएस। इस आपको होता है ना, न्यूटन होता है एनर्जी मींस यूनिट ऑफ फोर्स इन ऐसे सिस्टम, और ये होता है डायंस यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस। सीजीएस का मीनिंग होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। तो ये पहला पोस्टुलेट। अब आते हैं सेकंड पोस्टुलेट पर। और सेकंड पोस्टुलेट लिख दिया बस बच्चों ने? यस सर। सेकंड आएगा पोस्टुलेट यहाँ पे, ये बोलते हैं एनर्जी एक्सचेंज को, कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इज नॉट कंटिन्यूअस, but is discontinuous in the form of energy packets called quanta. Energy packets called quanta. Quanta is plural, singular is quantum. Quantum is singular. Energy absorbed or emitted by black body is not continuous but is discontinuous in the form of energy packets called quanta. For case of light, one quantum is same as one photon. One photon is same as one quantum. कि अगर आपको लाइट लें तो लाइट में क्या होता है, बेसिकली क्वांटम क्या है, एनर्जी पैकेट बोलते हैं। एनर्जी पैकेट क्या है, सेम एज फोटॉन्स, अगर आपका लाइट होगा तो ये सेकंड पोस्टुलेट क्या बोलते हैं, एज पर दिस पोस्टुलेट एनर्जी चेंज। डेल्टा ई क्या हो सकता है इसमें, दिस डेल्टा ई कैन आइदर बी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड इज इक्वल टू लेट्स से E2 माइनस E1 डिफरेंस ऑफ एनर्जी डिफरेंस लेंगे यहाँ पे, नो नीड ऑफ साइन, हायर माइनस लोअर लेते हैं, हायर माइनस लोअर, तो कितना हुआ n h न्यू और n h c बाई लैम्बडा और n h c इनटू वेव नंबर। ये है हमारा सेकंड पोस्टुलेट। इसमें n क्या हो सकता है, n इज नंबर ऑफ फोटॉन्स, they can have value 1 2 3 4 5 and so on, but not fractional. N can have some whole number value but not fractional. यही मीनिंग होता है डिसकंटिन्यूअस का। लिख लो पहले पूरा पॉइंट। तो इसमें जो सेकंड पोस्टुलेट क्या बोलता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी इज नॉट कंटिन्यूअस बट इज डिसकंटिन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा। क्वांटा मींस वन क्वांटम इज सेम एज, क्वांटम सिंगुलर होता है, क्वांटा इज प्लूरल। अगर हम लाइट लेते हैं तो लाइट के केस में क्या होता है, वन फोटॉन इज सेम एज वन क्वांटम। इसका मतलब क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस।
आपको सिर्फ क्या कर दिया डिसकंटिन्यूस कंटिन्यूस में दोनों डिफरेंस क्या है, दोनों का मीनिंग क्या होता है। देखो इसका ये मीनिंग होता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे एनर्जी चेंज होनी होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स या नंबर ऑफ क्वांटा, तो क्या होता है इट शुड ऑलवेज बी इन होल नंबर। ऐसा नहीं होता है कि नंबर ऑफ क्वांटा जो चेंज होते हैं, आई टोल्ड के नंबर ऑफ क्वांटा कभी 1 2 3 4 5 जो भी है एक होल नंबर होना चाहिए। इट इज नेवर लाइक दैट कि नंबर ऑफ क्वांटा कैन बी लाइक 2.5 क्वांटा, 3.5 क्वांटा या 1.25 क्वांटा, मतलब नथिंग इज फ्रैक्शनल। It cannot be like 1.5 quanta, 2.5 quanta, 2.25 quanta. Nothing is like that. Whenever some quantum is there, they either will be entirely absorbed or entirely emitted. It is never that the number of quanta exchanged will be a fractional number. That is the meaning term discontinuous. The number of quanta means energy change will occur in number of quanta terms, multiples. यानी कि एक क्वांटा का पहला हम कुछ आधा पार्ट निकल गया, क्वांटा का आधा रुक गया, फिर आधा से और कुछ निकल गया, फिर कुछ और निकल गया, ऐसे नहीं होता है। अगर एक क्वांटम है तो एक बार में लॉस होता है या एक बार में ही एब्जॉर्ब होता है। ये होता है मीनिंग डिसकंटिन्यूअस का। आई होप यू गॉट द मीनिंग क्लियर। डिसकंटिन्यूअस का मीनिंग कि नंबर ऑफ क्वांटा जब चेंज होना होता है तो इट इज ऑलवेज इन सिंपल होल नंबर मल्टीपल्स, ये कभी फ्रैक्शनल नहीं होता है। ओके तो ये वो सेकंड पोस्टुलेट। कौन सा पहला पॉइंट? हाँ, नंबर ऑफ क्वांटा दैट इज ऑलवेज इन होल नंबर मल्टीपल्स, दैट इज मीनिंग डिसकंटिन्यूअस। कभी भी क्वांटा निकलना शुरू करता है तो ऐसा आधा क्वांटा निकल गया फिर रुक गया, या मतलब थोड़ा सा निकल गया क्वांटा फिर, कि एक होता है ना कि क्वांटा धीरे धीरे निकलता रहा, वो नहीं होता कभी भी है। एक क्वांटा एक बार में छोड़ेगा या एक बार पूरा एब्जॉर्ब होता है, ये मीनिंग है डिसकंटिन्यूअस का। तो ये हमारे दो पोस्टुलेट थे। इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। ऑन दिस ब्लैक बॉडी रेडिएशंस वी कैन टेक सम क्वेश्चन बिकॉज़ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ मैं, चलिए यू कैन ट्राई द क्वेश्चन योरसेल्फ। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स हैविंग वेवलेंथ, number of photon having wavelength 5000 angstrom required to supply 1 kilojoule of energy, 1 kilojoule of energy. Will you try yourself or shall I help you? Okay, try करिए एक मिनट के लिए, चलिए। 2 into 10 to the power 18 का जाएगा। ओके लेट अस सी। देखिए यहाँ पे I'm getting something like 55 into 10 raised to 30. 30 तो उतना 10 raised to 22. उतना मुश्किल है। देखो इसमें करना कैसे क्वेश्चन को है, हमें एनर्जी दिया है 1 किलो जूल्स, इसमें आपको थोड़ा यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। हाउ मच इज एनर्जी गिवन हियर, 1 किलो जूल, टेक एनर्जी इन जूल्स, विल बी टेकन 1000 जूल्स। और यहाँ पे दिया है वेवलेंथ, आपको दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम, कन्वर्ट टू मीटर्स कितना होगा 5000 into 10 to the power minus 10 मीटर्स। यहाँ पे c आपका है वेलोसिटी ऑफ लाइट, आप जानते हैं। ओके नो प्रॉब्लम, यू कैन सी। आपकी आवाज कट के आ रही है जो बच्चा। 0.26 into 10 raised to minus 22. माइनस नहीं है, पावर प्लस में आएगा। देखिए प्लस 22. यहाँ पे एनर्जी का रिलेशन रहेगा, चलिए निकालते हैं। कोई नहीं चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, n निकालना है। तो n आपको एनर्जी मिल गया यहाँ पे, तो n क्या होगा, एनर्जी इनटू वेवलेंथ डिवाइडेड बाय h इनटू c। देखिए एक होता है कि h इनटू c, हमें ये बार-बार यूज करना पड़ता है। h इनटू c का वैल्यू, h का वैल्यू 6.626 इनटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड है ना। तो हमें जब बार-बार इसका एनर्जी का यूनिट यूज करना पड़ता है तो एक काम कर सकते हैं कि h इनटू c डायरेक्ट लेने के बाद में, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ h इनटू c एज ए होल, इट इज 19.87 इनटू 10 टू द पावर माइनस 26 जूल का अपर टर्म आएगा इसमें।
or you can do for taking question you can take nearly 20. आप 20 लिखिए मत, आप लिखिए 19.87 बट टेक 20. तो कैलकुलेशन करना एकदम आपके लिए आसान हो जाता है. कैलकुलेशन करना एकदम इजी होता है क्योंकि h इंटू सी करोगे इतना, ये बार बार आपको काम पड़ेगा कि हमको बार बार h इंटू सी का प्रोडक्ट लेना पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. तो h का वैल्यू पता है, c का पता है, वैल्यू टेक कैलकुलेशन. ये आता है 19.878. लेट इट बी दिस मच. आप लिखोगे इतना बट यू कैन टेक 20 अप्रोक्सीमेटली. तो क्वेश्चन करना फिर आपको एकदम आसान हो जाएगा. यहाँ पे कितना दिया एनर्जी है 1000 joules. आई कैन राइट हियर. लैम्डा दिया है 5000 इंटू 10 टू पावर माइनस 10. यहाँ पे है प्रोडक्ट h इंटू सी 19.87. लिखिए पूरा अपना ही 10 टू पावर माइनस 26. बट टेक 20 फॉर डूइंग क्वेश्चन. अगर आप 20 ले लेते हैं तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका. 20 लेने से कितना है आपका, यहाँ पे कर दो मल्टीप्लाई 20 करने से. इफ आई टेक 20 तो कितना आएगा ये 250 इंटू 1000 इंटू 10 टू पावर माइनस ये होगा प्लस 16 और 2.5 इंटू 10 टू पावर कितना जाएगा इसमें 19 प्लस 2 21. दैट इज योर आंसर. एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके पर 2.525 के आसपास. हाँ आई टोल्ड कि अगर आप कैलकुलेटर नहीं यूज करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते डायरेक्टली हो. तो 2.52 है 2.5 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आपके स्कूल वाले फुल मार्क्स देते हैं. बट अगर आप छोड़ दोगे इसको इतना ही तो हाफ नंबर कट लेगा. तो ट्राई करोगे लास्ट तक. और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो ऑब्जेक्टिव में 2.52 है या 2.5 है यू कैन इजीली जज. 5000 ये वैल्यू है ना वेलोसिटी वेवलेंथ लाइट का फोटॉन्स का. E इंटू लैम्डा. E एनर्जी है जूल्स को, यहाँ पे था 1 किलो जूल टेकन जूल्स. ये है हमारा लैम्डा फोटोन का वेवलेंथ का वैल्यू. गॉट इट. हाँ सर लेकिन 5000 को सर आपने 250 डिवाइड बाय किसके साथ ये 20 से करते हैं ना स्क्वायर. इसको 20 मान लिया मैंने. कितना आएगा डिवाइड करने से. ठीक है. आई टेकन अप्रोक्सीमेट 20 स्क्वायर. थोड़ा सा फर्क पड़ेगा 2.52 आ रहा है इससे उसने बच्चे ने बोला है. इफ यू टेक एक्यूरेट और यूज कैलकुलेटर तो आपको कितना आएगा. एग्जाम में तो मिलता नहीं है वो कैलकुलेटर है. हाउ मच आयनिश सर 2.6 into 10 to the power 20. ओके. गॉट द आंसर. क्लियर हुआ कि नहीं क्वेश्चन ये वाला. अगला क्वेश्चन करेंगे जी. हाँ चलिए अगला क्वेश्चन. तो यहाँ पे आपको यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा. अब मैं बार बार जो कॉमन वैल्यूज को यूज नहीं करूंगा वो आपको पता ही है. अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे. तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है एन इलेक्ट्रिक बल्ब rated as 150 watts 150 watts emits 8% of its energy as light of photons having wavelength 4500 angstrom. Then find number of photons emitted by the bulb per second. थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट के ग्रुप में भेजेंगे, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा. Sure, not a problem. दिख रहा है क्वेश्चन भी पूरा ठीक से. यस सर. चलिए करिए फिर फटाफट करिए अभी 2 मिनट.
Sir, 2.7 into 10 to the 19. 2.7 into our 19. Yes, very good. करेक्ट हो गया. Sir, h into c का वैल्यू मैं approximately 20 लिया. हाँ ले सकते हैं. I told you for doing question can take because अगर आप बहुत कैलकुलेशन करते हो तो टाइम भी लगता है कैलकुलेशन में और कोई बहुत आंसर रखना पड़ता नहीं है. That doesn't also affect the answer much. So in this the energy will be 8% of 150. Yes. देखो उसका मीनिंग यही होता है. देखो हमारा लिखा है 150 वाट, ये रेटिंग है, पावर का रेटिंग है बल्ब का. तो 150 वाट का मीनिंग क्या होता है कि इस बल्ब के द्वारा that bulb consumes 150 joules of energy per second. ये तो हुआ ना मीनिंग. जो रेटिंग होता है पावर का क्या होता है? रेटिंग, हाउ टू डिफाइन पावर? रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज वर्क अपॉन और एनर्जी. यू कैन टेक वर्क अपॉन टाइम. तो वर्क का यूनिट एनर्जी जूल्स में होता है, टाइम मींस सेकंड्स में. तो 1 वाट मींस 1 जूल्स पर सेकंड. 1 वाट मींस 1 जूल पर सेकंड. तो 150 वाट का मीनिंग क्या है? 150 जूल पर सेकंड. ये जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है दैट इज कंज्यूमिंग एनर्जी 150 joules in 1 second. अब इसमें से क्या बोला उन्होंने आगे कि इसका 8% ऑफ एनर्जी विल चेंज टू लाइट, बाकी होता है रेस्ट विल चेंज टू हीट और अदर फॉर्म्स. तो यहाँ पे क्या है? एनर्जी emitted by bulb. मेरा कुछ 405 into 10 to the power 17. अभी देखते हैं. 405 नहीं, वो पहले बच्चे ने बोला ठीक था. एनर्जी इमिटेड बाय बल्ब पर सेकेंड कितना होगा इसमें? एज लाइट ये होगा 150 का 8%. कितना होता है ये? 12 जूल्स. आप पहले एनर्जी निकालते हैं कि 150 वाट का मतलब है 150 जूल्स पर सेकेंड में से केवल 8% एनर्जी लाइट में कन्वर्ट होती है, बाकी आपका लॉस हो जाएगा हीट के फॉर्म में या अदर फॉर्म्स में. तो अब इसको हम इक्वेट कर देंगे किससे? NHC अपॉन लैम्डा से. n निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर बल्ब दैट कैन एमिट पर सेकंड. तो E इनटू लैम्डा अपॉन HC. सब कुछ दिया है. E आपका जूल्स में, लैम्डा का वैल्यू 4500 इनटू 10 टू पावर माइनस 10. H इनटू C 19.87 इनटू 10 टू पावर माइनस 26. आप लिखोगे इतना ही है बट फॉर डूइंग क्वेश्चन कैन टेक 20, क्योंकि अगर आप लिखो 20 तो somebody think आपको आता ही नहीं है. आप लिखो 19 but get 20 and then solve the question straight away. Then solving it is coming 2.7 into 10 to power कितना आ रहा है? 18 कि 19? Sir, माइनस क्यों आएगा? प्लस आएगा. प्लस 19 आएगा. यस गॉट इट. कोई डाउट किसी बच्चे को? कैसे? हाँ पूछो. सर बोलना है लैम्डा का वैल्यू 4.00 into 10 to the power minus 10 तो अरे यार एंगल नहीं होगा हैं? लैम्डा का वैल्यू जो है वो 4.00 into 10 to the power minus 10 जूल्स. यार ये एक एंगस्ट्रॉम का यूनिट क्या होता है? कन्वर्ट कैसे करते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम आपका होता है 10 पावर माइनस 10 मीटर्स. हमें एनर्जी का वैल्यू जो लैम्डा लेंगे मीटर में लोगे. ऐसा सिस्टम के अंदर हमारा यूनिट क्या होता है? उसमें लेंथ का यूनिट. एसआई सिस्टम में क्या होता है यूनिट हमारा? लेंथ का मीटर होता है. तो आई टोल्ड मॉर्निंग द यूनिट ऑफ कन्वर्जन कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पावर माइनस 10 मीटर. तो यहाँ पे है 4500 एंगस्ट्रॉम. कितना हो जाएगा? तो इनटू करोगे 10 पावर माइनस 10 यूनिट को मीटर में लाने के लिए टू गेट द वेवलेंथ इन मीटर्स. आर यू क्लियर? यस सर. एनीबॉडी हैव डाउट मोर यू कैन आस्क. और कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर. चलिए अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन आपको दिया है a dye solution absorbs photons of wavelength 4530 angstrom and then emits
photons of wavelength 5080 angstrom as phosphorescence, लाइट की ग्लोस का सिंबल लाइट के फॉर्म होता है, as the term is used phosphorescence, तो शाइनिंग होता है, लाइट धीरे निकलता है इसके फॉर्म में. देन emit photons of wavelength 5080 angstrom as phosphorescence. क्वेश्चन ये दिया गया इस केस में, if the 47% of absorbed energy is given out as phosphorescence, then find the ratio of number of quanta emitted to number of quanta absorbed. मैंने क्वेश्चन का फोटो भेज दिया है ताकि क्वेश्चन देख सकते हैं और क्लियरली. फ्लोरेसेंस का वर्ड कैसे है? लाइट एमिट होता है धीरे धीरे, emission of light only in means emission of energy in the form of light is called phosphorescence. कभी देखते हो somebody there are some object which are shining, क्यों शाइन करते हैं? because they are emitting light. तो उसी टाइप करके पहले हम किसी को एनर्जी सप्लाई करते हैं, फिर वो एनर्जी लॉस होगा धीरे धीरे, उसी को बोलते हैं phosphorescence. मतलब यहाँ पे कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, कुछ एनर्जी एमिट होता है, तो उसी को रिलेशन को यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है. सर 0.5 है आंसर 0.5 उसके आसपास आएगा. If you can try to do this calculation bit more accurately, is more helpful. सर 0.5. That is, I think, more accurate answer. Energy is 100 joules. अजूम को करोगे? हाँ, तो रेशियो दिया ना. देखिए रेशियो क्या होता है कि आपको हाँ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए. देखो इस केस में एक हमारा सॉल्यूशन दिया है डाई का, क्वेश्चन का मीनिंग समझो. एक हमारा सॉल्यूशन दिया है डाई का, इट एब्जॉर्ब्स फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ 4530 एंगस्ट्रॉम. आपको इसमें कैलकुलेशन कम करना है. रेशियो लोगे तो आपको आराम से क्वेश्चन हो जाएगा विदाउट कैलकुलेशन. मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन, ये हमने मान लिया वेवलेंथ है λ1 कि जो फोटोन एब्जॉर्ब होते हैं उनका वेवलेंथ है 4530 एंगस्ट्रॉम, और आपका सपोज n1 है, नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब, n1 इज द नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब, एंड देन दे एमिट एनर्जी इज लाइट. उसका जो फोटॉन्स है उनका वेवलेंथ दिया है 5080 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पे n2 क्या है, नंबर ऑफ क्वांटा एमिटेड और गिवन आउट. Number of quanta in this case emitted will be n2. Are you clear? अब हमें यहाँ पे क्या बोला है, how much is energy absorbed? It can be taken n1 into hc by λ1. आपको n1 पता है, n1 तो दिया ही नहीं है, λ1 पता है आपको. How much is energy emitted at light और phosphorescence? ये हुआ n2 into hc by λ2. हमें निकालना क्या है, रेशियो. यहाँ पे क्या दिया है, if the 47% of the absorbed energy is given out as light, तो ये हमारी एनर्जी जो एब्जॉर्ब थी एमिट होती है कितना होगा, रेशियो ऑफ एनर्जी एमिटेड
बाई एनर्जी एब्जॉर्ब, ये रेशियो हो जाएगा 47. will cancel. यस, सो आई थिंक देयर विल बी वेरी लेस कैलकुलेशन रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज N2 into Hc by lambda 2. यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी हाउ मच वाज एब्जॉर्ब N1 into Hc by lambda 2. तो Hc will cancel out, क्या बचेगा एज ए होल, ये आपका आएगा N2 अपॉन lambda 1, सॉरी lambda 1, ये 2 था, ये 1 है, 1 वाले 1 में, तो lambda 1 है 4530, N1 into lambda 2 5080 एंगस्ट्रॉम, कितना होगा ये 47/100. ये तो दिया क्वेश्चन में, 47% ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब इज गिवन आउट एज फॉस्फोरेसेंस ऑफ लाइट ऑफ फॉस्फोरेसेंस. हमें निकालना क्या है इस केस में, वैल्यू ऑफ N2 अपॉन N1, दैट इज योर आंसर. क्या होगा N2 by N1 47 into 5080 divided by 400 into 4530. On solving this, you will get the answer of this question. सर आंसर कितना था? इसका आंसर है 0.527. सर अगर हम A को 1 मान के दूसरे वाला निकाले, मतलब 1:2 करके निकाले तो चलेगा सर? समझा नहीं, 1 मींस सर मतलब अगर इसमें N1 को 1 पकड़ेंगे और उसी के रेशियो में निकालेंगे तो 1:1.9 आ रहा है. एक्चुअली फ्रैक्शंस में मत लीजिए ना, डायरेक्ट होने से बेटर होगा इसमें. सर 0.526 आ रहा है, 5 to 6. हाँ चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा. यस यस. तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी गिवन टू यू ऑन दिस कॉन्सेप्ट. और एक क्वेश्चन दे दें. आर्मस्ट्रॉन्ग को मीटर में नहीं कन्वर्ट करें. अरे यार रेशियो लेना है ना, तो रेशियो कैंसिल हो जाएगा ना, जो भी लेंगे. हाँ. अगर हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है एग्जैक्टली, तो फिर हम यूनिट को देखेंगे ध्यान से. एक क्वेश्चन और कर लीजिए, लिख दिया इसको. यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of Cl bonds in Cl2 is 242 kilojoule per mole. The longest wavelength of light capable of breaking a single Cl bond is, आपको निकालना है. Will you try? Shall I help you out or we are trying? Sir, yeah, you can try. Okay, keep on trying. No. क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से एक बार फिर से. Read the question once again. सर 4.9 into 10⁻³ Armstrong. Yes, very good.
बहुत इजी क्वेश्चन। आपको यहाँ पे देखो एनर्जी दिया है किलोजूल्स पर मोल, तो आपको जूल्स में लेना पड़ेगा पर मॉलिक्यूल कि एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है। 1 मोल का मीनिंग आप जानते ऑलरेडी है। 1 मोल का मीनिंग क्या होता है? 1 मोल का मीनिंग होता है 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स, आपको जो भी होगा इसमें, ये मीनिंग 1 मोल का है। क्वेश्चन क्या दिया है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल of Cl bonds in Cl2 molecule is 242 kilojoules per mole. The longest wavelength of light capable of breaking the single Cl bond, ये क्वेश्चन हमारा उसका था जेई मेन का, इट वाज द क्वेश्चन ऑफ 8 2010। जेई मेन टाइप हम लोग को जेई मेन ही था पहले इसका नाम। तो यहाँ पर क्या दिया क्वेश्चन में? 1 मोल के बॉन्ड को ब्रेक करने में इतना एनर्जी रिक्वायर्ड है, सॉरी 1 मोल के बॉन्ड को ब्रेक करने में इतना एनर्जी रिक्वायर्ड है। So energy required to break 1 mole of Cl bonds कितना है ये? 242 kilojoules। I can take joules into 10⁻³ का 2 joules में जाएगा क्योंकि एनर्जी joules में लेना पड़ता आपको है। Then how much energy required to break 1 Cl bond? तो 242 into 10⁻³ divided by Avogadro's number, और ये कितना होगा? इक्वल टू hc by lambda। This energy required is minimum। When energy required is minimum, lambda is maximum। मतलब इससे कम एनर्जी देने पर आपका बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। तो when the lambda is longest means how much energy required is minimum, आपका वो हमें निकालना पड़ेगा। लैम्डा आपको निकालना है, इसमें hc पता है। तो फ्रॉम हियर व्हाट इज वैल्यू ऑफ लैम्डा? यू कैन डू द कैलकुलेशन नाउ। 242 into 10⁻³ ये आपका उल्टा हो जाएगा पूरा। लैम्डा कितने का? ये आपका है, अभी हो जाएगा कैलकुलेशन, अब मुझसे कौन कराओगे क्वेश्चन आगे। On solving this answer come 494 nanometer will be answer। Means आपका आएगा -10⁻⁹ meters और you can add 494 nanometer। That should be the answer question on this calculator। में कन्वर्ट करना कोई नेसेसिटी नहीं है? नहीं कोई रिकॉर्ड। एक्चुअली ऑप्शन देते इसमें, ऑप्शन पे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है ना, मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया था। ऑप्शन वर गिवन इन नैनोमीटर्स। आपको कुछ अगर आपको मेंशन नहीं किया, जस्ट लीव दिस वर्ड, खत्म कहानी, ओवर। बिकॉज मैं निकाला होता मीटर्स में। ऐसा यूनिट हमारी कॉमन यूनिट होती है, द यूनिट्स व्हिच आर कन्वीनिएंट टू टेक एंड आर टेकन इन क्वेश्चन सॉल्विंग कॉमनली। गॉट इट? अब कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे ना अपने आप, तो उसमें तो मेरा रोल नहीं बढ़ा है कोई। यू कैन टेक, इसको आप 6 ले लीजिए एज ए होल, 6 ही ले लो डायरेक्टली, इसको ले लो 20 करके कर लीजिए, क्वेश्चन आराम से जाएगा। तो हम आगे चलते हैं थ्योरी पार्ट में। एग्जैक्ट लिया मैंने यहाँ पे, मतलब नियरली एग्जैक्ट लेने से इतना आता है। सर उससे ये वैल्यू निकला है। हाँ, इसी इक्वेशन सॉल्व किया ना। hc का वैल्यू तो आपका 19.87 निकल गया आपने, तो इतना आएगा एग्जैक्टली। अगर आप लोग 20 लोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा वेरिएशन आएगा इसमें। बट ऑप्शंस में, इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए थे काफी डिफरेंट थे। इसे मैं आपको अगर ऑप्शन बोलता है इस क्वेश्चन का, लेट मी टेल यू ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन जो दिया था क्वेश्चन में एग्जैक्ट में। ऑप्शन ए था 700 नैनोमीटर, इसमें अगर हम ऑप्शन लिखते हैं क्या आएंगे? ऑप्शन ए था 700 नैनोमीटर, ऑप्शन बी था 494 नैनोमीटर, ऑप्शन सी था इसमें 594 नैनोमीटर, ऑप्शन डी था इस क्वेश्चन में 640 नैनोमीटर। काफी डिफरेंस है ऑप्शंस में। तो अगर हम इसको कैलकुलेशन करते भी कितना लिखेंगे? इफ आई राइट द वैल्यू ऑफ hc by lambda, तो hc by lambda कितना लिखेंगे इसको? है 20 ले लो। चलो हम क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्टिव में कोई देता है यहाँ पे, लैम्डा आपको निकालना था। तो अगर हम इसको सॉल्व करते कितना आएगा लैम्डा का वैल्यू यहाँ से? तो लैम्डा आपका आ जाएगा 20 into 10⁻⁻26
डिवाइडेड बाई 242 इंटू 10 टू पावर 3, ऊपर चलेगा आपका एवोगाड्रोस नंबर 6 ही ले लेंगे इसको, 6.02 6 ले लीजिए कोई बात नहीं है, इंटू 10 टू पावर 23 फॉर कैलकुलेशन पर्पज। अगर हम इसको सॉल्व कर देते हैं पावर आपका 10, यहाँ बचेगा पावर 20 रह गया। 20 के बाद कितना आएगा यहाँ पे, ये आपका है 20 इंटू 6 कितना हुआ 120 बाई 242 इंटू 10 टू पावर कितना रह गया ये -6 हो गया है ना। तो ये कितना आएगा अगर हम इसको सॉल्व करते हैं रफली, अब 24 को अराउंड 500 कर सकते हैं इसको 0.5 इंटू 10 टू पावर -6 और हम करेंगे कितना 5 इंटू 10 टू पावर -7 और अराउंड 500 इंटू 10 टू पावर -9 दैट इज नियरली 500 नैनोमीटर। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, सबसे जो क्लोजेस्ट ऑप्शन वही है क्योंकि हमने इसको 0.5 से कुछ कम आएगा, ये 120/242 कुछ कम आएगा इससे। अभी आर यू सेटिस्फाइड नाउ? तो अगर हम ऑब्जेक्ट देखो ना, हमने बहुत लिया इसका अप्रोक्सीमेशन ले लिया है, तो भी हमारा सबसे पास कौन सा रहा है 494 कैन टेक कंफर्टेबली। अरे समझ में आया कि नहीं है कुछ तो बोलो हाँ ना। If you ask question respond also. Yes, sir. When you ask question respond. अगर मैं कुछ समझाता हूँ तो उसके बाद बोलो हाँ सब आया, ये नहीं कि आप साइलेंट रहते हो। तो ये हम यहाँ थ्योरी खत्म करते हैं। नाउ वी टेक नेक्स्ट पार्ट इन थ्योरी और उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बिकॉज वो आगे भी काम आएगा इन बोहर्स मॉडल। कहीं पे कुछ क्वेश्चन करना पड़ता है तो बोहर मॉडल में भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ पॉइंट काम में आएंगे। तो हमारा अब नेक्स्ट हेड लिख दिया पूरा इसको। इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये कहां पे होता है? दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज यूज्ड इन फोटो वोल्टाइक cells, that is solar cells. Effect is used in photovoltaic cells or solar cells. क्या होता है सोलर सेल्स में? We convert the energy of light into electrical energy. In solar cells or photovoltaic cells, we convert the energy of lights into electrical energy. उसी को हम बोलते हैं photovoltaic और photo electric effect. होता क्या है photo electric effect? It is the phenomena, write down definition. It is the phenomena of ejection of electron from certain metal surfaces. Not all metals. कौन से मेटल होते हैं जनरली? हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स, highly electropositive metals when photons of suitable frequency strikes on metal surface. The phenomena of ejection of electron, देखो आपका नाम में दो पार्ट है, फोटो एंड इलेक्ट्रॉन। मतलब फोटोन का हम लिंक करते हैं लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी मींस इलेक्ट्रिक एनर्जी से। तो इट इज द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सर्टेन मेटल सरफेसेस। सारे मेटल में इफेक्ट नहीं होता है। कौन से लिखा है मेटल? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। इसका मीनिंग क्या होता है? विच आर द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स? द मेटल्स व्हिच कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस। The metals which can lose electron easily from positive ions, उनको हम क्या बोलते हैं? Highly or electropositive metals. When the photons of suitable frequency strikes on the metal surface.
Sir, so like more reactive patterns. हाँ, more reactive भी लिख सकते हैं. Reactivity कब होता है ज़्यादा मेटल का? When they can lose electron easily, they are more reactive also. लिख दिया. यहाँ पर कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसको आप लिख लेंगे आगे. देखिए, यहाँ पर क्या होता है? All the photons are not able to cause ejection of electron. To cause, some points extra ले लीजिए. To cause the ejection of electron. Electron, obviously from metal surfaces, the photons should have frequency more than threshold frequency. What is meaning of threshold frequency? It is minimum frequency that the photon should have to cause ejection of electron. इससे कम अगर है, मीन्स इसमें क्या होता है? इसको हम सिंबल लेंगे न्यू नॉट से. For threshold frequency symbol taken nu naught. इसको सिंबल लोगे न्यू. To cause the ejection of electron from metal surfaces, photons should have frequency mu more than the threshold frequency. What is meaning of threshold frequency? It is the minimum frequency that the photon should have to cause ejection of electron. It is called threshold frequency. एक कंडीशन होता है इसमें कि न्यू इज मोर देन न्यू नॉट, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है. फिर क्या होता है? ए पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज यूज्ड टू कन्वर्ट, इज यूज्ड टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स between the electron, VW between the electron and nucleus of metal atoms and rest part of energy of photon converts to kinetic energy of ejected electron that is called photoelectron. Photoelectron. सर एक डाउट था. पूछो. सर ये जो रेस्ट पार्ट ऑफ एनर्जी है फोटोन जो कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी, सर मतलब अगर उसका न्यू बहुत ज्यादा होगा न्यू नॉट से तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगा या फिर ज्यादा होगा. अभी आ रहे पॉइंट पे भी तो आप लिखे नहीं सारे पॉइंट से, अभी तो पॉइंट बाकी है, 2-3 से और लिखाऊंगा. इसको लिखिए पॉइंट पूरा. यस सर. अगला पॉइंट क्या होता है इसमें देखिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे मीनिंग क्या है फोटो इलेक्ट्रॉन का? द इलेक्ट्रॉन जस्ट इजेक्टेड, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the frequency of incident photon.
जो फोटोन स्ट्राइक करते हैं मेटल के ऊपर, if they have high frequency then the electron ejected will also have high kinetic energy. यहाँ पे सेकेंड टर्म आता है द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ejected per second from metal surface is directly proportional to the intensity of light. What is meaning of this term? Intensity of light, it is number of photons striking metal surface per unit area per second. Number of photons striking the metal surface per unit area per second. इसमें भी कंडीशन होती है न्यू इज मोर देन न्यू नॉट, इस कंडीशन वही रहता है समय कि न्यू इज मोर देन न्यू नॉट तभी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकलने में कंडीशन है फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन इंसिडेंट इज मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो अगर मान लो ये हमको दिया है मेटल सरफेस, यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन हम रखते हैं और इलेक्ट्रॉन एटम होगा मेटल के किसी भी आउटर मोस्ट सेल में, इसको स्ट्राइक किया फोटोन से, फोटोन है एनर्जी h न्यू और hc बाई लैम्डा, फोटोन है एनर्जी h न्यू और hc बाई लैम्डा, इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टिंग आउट, इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, इस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इज अंडर इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द एटम, इलेक्ट्रॉन इज अंडर इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर attraction force, so to overcome attraction force a part of energy of photon will be used up, उसको हम बोलते हैं h nu naught, और जो रेस्ट पार्ट है एनर्जी फोटोन का that will change to the kinetic energy of photo electron, ये बराबर होना चाहिए। यही होता है आपका मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये h nu is equal to h nu naught plus kinetic energy of the photo electron, और hc by lambda we can add hc by lambda naught जो वेवलेंथ आएगा corresponding to threshold frequency plus how much to find kinetic energy, half mv square। इसमें आपका जो टर्म्स है सबका मीनिंग, आपका h प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू क्या होता है, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, द फोटोन्स which strike the metal surface, न्यू नोट क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ऑलरेडी इसका मीनिंग होता है मैंने, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और जो पूरा टर्म होता है एच न्यू नॉट, इसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। आपका जो था ना डेफिनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में, रिप्लेस इन डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी बाय एनर्जी, तो मिलता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, दैट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ, दैट इज द मिनिमम एनर्जी दैट ए फोटोन शुड हैव टू कॉज द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। अरे बच्चे लोग कंप्लीट हुआ नहीं अभी तक? यस सर। ओके तो कुछ समझ में आया कि नहीं आया, कि मान लो हमारा ऐसे मान लेते हैं कि हम सपोज जाते हैं मार्केट में कोई चीज़ खरीदने के लिए, हमें जो चीज़ परचेस करनी, हमारे सपोज जेब में है 100 रुपये, वो हमारी एनर्जी है, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन है कि हम मान लो फोटोन का एनर्जी लेके जा रहे हैं, उससे कुछ हम और चीज़ परचेस करते हैं। अब मान लो जो चीज़ हमें लेनी है मार्केट में, उस पर कॉस्ट है 60 रुपीज़, वो है 60 रुपीज़ का कॉस्ट है, तो जो बचेगा वो हमारा सपोज मान लो पॉकेट मनी है, सपोज है कि अपन घर में दिया है कि पैसे दिया, कुछ सामान लेके आना है, जो बचे तुम्हारी पॉकेट मनी, वही मान लो, तो जो बच गया वो होगा पॉकेट मनी, कि हमारे जेब में थे 100 रुपये, हमने सामान किया परचेज 60 रुपीज़ का,
जो लाना था हमको है, जो बच गया वो कहाँ जाएगा? लॉस तो होता नहीं है। लॉ ऑफ एनर्जी, व्हाट इज लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन? वी कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय एनर्जी। यहाँ भी सेम कहानी है। इस फोटोन का एक पार्ट होता है एनर्जी का, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होता है, दैट इज यूज्ड अप टू ओवरकम अट्रैक्शन फोर्स। देखो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इन द एटम, दे विल हैव अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस एट एनी टाइम। जो न्यूक्लियस होगा एटम का वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए कुछ एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है। अट्रैक्शन तो कितना एनर्जी चाहिए, उसी को होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जो एनर्जी एक्स्ट्रा है फोटोन का वो कहां पे जाता है? दैट कन्वर्ट टू द फोटो इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। आई होप यू गॉट द मीनिंग नाउ ऑफ दिस पॉइंट क्लियर। आप लोग का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, नो रिस्पॉन्स, लगता है सो रहे हैं आप लोग। एनर्जी रखो यार क्लास में पढ़ने के टाइम पे। आप एनर्जी कुछ शो करोगे वैसे भी दिखते तो होनी है शकल से, तो कौन बच्चा क्या कर रहा है। तो टीचर को कुछ एनर्जी आनी चाहिए ना, तो कुछ बोलोगे तो एनर्जी आएगा टीचर को भी। इट इज नॉट वन वे कि आप सुनते रहोगे, मैं आपको खिलाता रहूंगा, देता रहूंगा चीज़ों को। यू शुड बी इन्वॉल्व इन द क्लास। ये नहीं कि हम नहीं सामने देख रहे हैं, बट फिर भी आप ट्राई करो, क्योंकि देखो अभी ये लगता नहीं कि आपका जल्दी खुलेगा, इस टाइप का सिस्टम है। ये आपका कम से कम मान लो 2 महीना 3 महीना 4 महीना जाएगा, ऐसे ही जाएगा। क्योंकि जो केसेस भी हैं कोरोना के बहुत जल्दी तो कम हो नहीं रहे। इवन मैं खुद घर में रह के भी कोरोना से इन्फेक्ट हो गया था, थोड़ा सा बाहर जाता था हल्का फुल्का वॉक करने के लिए उसमें ही। तो मतलब क्या है कि बहुत ही प्रिकॉशन से चलना है। और सिंपल चीज़ें हैं कि जस्ट हैव सम मतलब पेशेंस टू लिसन द थिंग्स एंड ट्राई टू कंप्लीट थिंग्स। बिकॉज देखो सिंपल चीज़ है, एग्जाम जब होगा तब पूरा कोर्स आता है। भले ही आपका कुछ कोर्स 11th पे कम कर दें, सबको होता है कि इन 11th क्लास ऑल द स्टूडेंट कैन बी प्रमोटेड ऑल्सो, बट एग्जाम जब होगा फाइनली एंट्रेंस का, उसमें ऐसा कुछ आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो ट्राई करो कि क्लास में पढ़ते रहो, जितना पढ़ लोगे। अभी क्या है कि कंपटीशन में जो बच्चे थोड़ा सिंसियरली पढ़ लेंगे, दे विल हैव वेरी हाई चांसेस ऑफ गेटिंग वेरी गुड कॉलेजेस आफ्टर दे गिव द एग्जाम्स ऑफ योर जेई मेंस नीट एडवांस, जो भी आप देखोगे। मैं तो आपको ट्राई करता हूँ, थ्योरी पढ़ा रहा हूँ पूरा। अभी तो एडवांस नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट जेई मेंस का थ्योरी प्लस क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको मैं। नीट इज ऑटोमेटिकली कवर्ड, तो नीट को बच्चों को घबराना नहीं बिल्कुल भी है। अभी एडवांस का इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि थोड़ा सा होने के बाद पढ़ाने से ठीक होता है, बिकॉज अभी एडवांस का ज़्यादा हैवी नहीं कंसेप्ट है। अभी जो स्टार्टिंग टॉपिक है बेसिक्स आ रही है। ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हुआ, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल। केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा सा डीप रहता है, वी कैन गो बियॉन्ड, तो उसके लिए हम कुछ अलग से क्लासेस ले सकते हैं एडवांस के लिए। फिलहाल आपका जो बेसिक्स हैं और मेंस तक का पूरा पढ़ा रहा हूँ आपको। तो आई होप इट इज क्लियर। आप लोग क्लास में थोड़ा सा एनर्जेटिक रहिए। व्हेन आई आस्क समथिंग यू शुड बी एबल टू रिस्पॉन्ड। हाँ, तो अब आते हैं अगले पॉइंट पर। यहाँ पे ये हुआ, इसमें कुछ टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं और भी क्वेश्चन करने के समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्वेश्चन के टाइम पे। देखो इसी इक्वेशन में लिख देता है यहाँ पे ऊपर। इसमें जो हमारा टर्म होता है एच डी नॉट, इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, और इट इज सेम एज मैथमेटिकली न्यूमेरिकली इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी of the metal. Okay, how much energy required to remove electron from the metal? ये एक्सप्रेस करते हैं किसमें? This energy is expressed in electron volts, in EV. EV क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV is equal to how much? 1.6 into 10 to power minus 19 joules. Because sometimes energy can be given in electron volt. तो you should know how to convert joules to electron volt और vice versa, ऐसे करते हैं कन्वर्ट है। तो यहाँ पे जो H न्यू नॉट लिखा है, इसको क्या लिखते हैं क्वेश्चन में? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल अगर पूछते हैं, दैट मींस हमें कैलकुलेशन करना है थ्रेशोल्ड एनर्जी का, दैट इज H न्यू नॉट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट्स। एनर्जी जूल्स में आता है, हाउ टू कन्वर्ट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिवाइड बाई 1.6 into 10 to power minus 19 joules, तो आपको एनर्जी मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और यहाँ पे सेकंड टर्म है काइनेटिक एनर्जी। इसके लिए टर्म और यूज करते हैं क्वेश्चन में, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसका मीनिंग क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल का मीनिंग, व्हेन काइनेटिक एनर्जी इन इज टेकन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसी को बोलते हैं
स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक्चुअली होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो क्या होता है, इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसको रोकने से, जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसको स्टॉप करने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है न्यूमेरिकली, वो सेम होता है एज द फोटो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, दे थिंक स्टॉपिंग पोटेंशियल एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। इट इज नॉट थ्रेशोल्ड एनर्जी। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, सेम एज काइनेटिक एनर्जी व्हेन एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि क्वेश्चन जब करेंगे वहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी एनर्जी मिलता है फोटॉन्स के लिए, तो उसमें थोड़ा प्रिकॉशन लेकर क्वेश्चन आप करेंगे। देखो अगर हम एक पॉइंट और था कि जो पॉइंट और था मैथमेटिकली हम समझा रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। इसका मीनिंग क्या होता है, इसको थोड़ा ग्राफ से देख सकते हैं कि मान लो हमारे पास यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रॉ करा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन्स इंसिडेंट। तो यहाँ पे आपका होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर हमारे फोटोन का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है, इलेक्ट्रॉन इज नॉट इजेक्टिंग आउट। लेकिन एक बार ये निकलेगा तो क्या होगा, उसके बाद ऐसा ग्राफ मिलता है कि फॉर द फोटो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस रैपिडली विद इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। ग्राफ पूछता है क्वेश्चन में कि अगर हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, ये किसका फ्रीक्वेंसी है, फोटोन का फ्रीक्वेंसी है,